करूंगा और नंबर दूंगा सरकार को। इसलिए मुझे लगता है शायद लोगों को भी लगा कि 6 महीने पे समीक्षा होनी चाहिए। लेकिन नेताजी ने समीक्षा के लिए नंबर भी दे दिए, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोगों ने आलोचना, आप सब लोग भी कहीं न कहीं आलोचना करते हैं, मीडिया तो रोज ही आलोचना, खासतौर से कानून व्यवस्था पे हमारे ऊपर ज्यादा उंगली उठाई जाती है। मैं आज सुबह दिल्ली में उतरा तो फ्रंट पेज पे दिल्ली में लगा था कि हरियाणा में 3 गैंगरेप, दिल्ली में फलां बलात्कार। तो ऐसा नहीं कि कोई राज्य इससे अछूता है, खाली उत्तर प्रदेश को इसमें आंकना। ये ठीक है, उत्तर प्रदेश से ज्यादा लगाव लोगों को, मीठे मुख्यमंत्री हैं, हंसमुख हैं, सबसे मिल लेते हैं। क्योंकि जब मायावती जी थी तो पत्रकार मिल ही नहीं पाते थे और लिखने से थोड़ा डरते भी थे, तो नहीं आलोचना करी थी। लेकिन मैं कहूँ एक है, ये फिनोमेना पूरे देश का, खाली एक उत्तर प्रदेश का नहीं है, और इस फिनोमेना से निपटने के लिए देश को भी कड़ाई करनी पड़ेगी। लेकिन हम आपको उत्तर प्रदेश में वादा करते हैं कि हम साल भर में उत्तर प्रदेश को सुधारेंगे और जो गाड़ी पटरी से उतरी थी उस गाड़ी को पटरी पर लाएंगे। नरेश जी, एक बात बार बार कौंध कर सामने आती है, गूंज कर बाहर सामने आती है उत्तर प्रदेश भर से, और खासतौर पर जो विरोधी हैं सरकार के, वो भी इस बात को कहते हैं कि मुख्यमंत्री भले आदमी है, मुख्यमंत्री कुछ करना चाहते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री को जकड़ के रखा गया है। वहां बहुत सारे मुख्यमंत्री हैं, बहुत सारे सुपर चीफ मिनिस्टर हैं। क्या इसके चलते कहीं कोई लैकिंग है एडमिनिस्ट्रेशन में? देखिए, 1 तारीख को हमारे जन्मदिन पर हरदोई में जनसभा थी जी। मैंने अपनी जनसभा में मुख्यमंत्री जी से कहा कि मुख्यमंत्री जी अब छोड़िए, कौन क्या कर रहा है इसको मत देखिए, अपनी राह पर निकल पड़िए, एक लंबी रेखा खींचते चले जाइए, उत्तर प्रदेश की जनता आपके साथ चलती चली है, कोई जवाबदेही आपकी है। और मुख्यमंत्री ने शायद इसको स्वीकार भी किया है। और जिस तेजी से मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के जिलों को दौरा कर रहे हैं, थोड़े दिनों में आपको बिल्कुल स्थित परिवर्तन नजर आएगी। न आपको लगेगा कि कई मुख्यमंत्री, न आपको लगेगा कई पावर सेंटर हैं। एक मुख्यमंत्री, एक पावर सेंटर, एक सरकार। लेकिन लोग कहते हैं अंकल सिंड्रोम भी है। नहीं, ये देखिए, लोग कहते हैं अब भला है, अगर हम बड़े हैं, जिंदगी भर हमको अंकल कहते रहा, तो मुख्यमंत्री बनने के बाद हमको भाई साहब तो नहीं कहने लगेंगे। अंकल चीज अलग है, सरकार अलग है। राजनीति में संबंध और इच्छा शक्ति दोनों अलग अलग होती है। संबंध बनाए रखना चाहिए, और संबंध बनाए रखना बहुत अच्छी चीज होती। अगर न रखें तो लोग कहेंगे उनमें गुरूर आ गया, अब तो वो पहचानते ही नहीं किसी को, फिर आप लोग कहना शुरू कर देंगे। लेकिन नरेश जी, अभी लगता है कि शायद इच्छा शक्ति पर संबंध भारी हो रहे हैं। नहीं, अब ऐसा नहीं, मैं नहीं मानता हूँ। धीरे धीरे इच्छा शक्ति ही भारी होगी, संबंध भारी नहीं होंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। अभी कुछ 1-1.5 महीने पहले मुलायम सिंह जी से मिला तो उन्होंने कहा कि अधिकारी सहयोग नहीं कर रहे, पंचम तल सहयोग नहीं कर रहा, ब्यूरोक्रेसी जो है वो सहयोग नहीं कर रही। बदल देना चाहिए, इसमें कितना नहीं, तब ये प्रश्न जब आता है और हाकिम ये कहे कि हमारे मातहत सहयोग नहीं कर रहे, तो ये तर्क तो मैं नहीं समझ पाया नेताजी किस परिप्रेक्ष्य में कह रहे थे। लेकिन जो अधिकारी दे सकते हैं उसको हटा देना चाहिए, कहीं अटैच कर देना चाहिए, तो मुख्यमंत्री का विवेकाधिकार है। मैं कहूँगा इसमें जो अक्षम अधिकारी हैं उनको तुरंत हटा के सक्षम को बैठा के सरकार अपने आप चलानी चाहिए। अच्छा मुख्यमंत्री, स्वप्नदर्शी मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री, इस पर कोई विवाद नहीं करता। मतलब मैं बसपा के लोगों से भी बात करूं, स्वामी प्रसाद मौर्य से भी पूछूं, तो वो भी यही कहेंगे जो मैं बोल रहा हूं। लेकिन बहुत सारे फैसले ऐसे हो गए जिन्होंने उस छवि पर सवाल खड़े कर दिए, जिससे बहुत सारे टेंटेड ब्यूरोक्रेट्स उस पिछले रिजीम के इस रिजीम में फिर प्राइम पोस्टिंग पा गए, और ऐसे पा गए जिन पर हाई कोर्ट को टिप्पणी करनी पड़ी कि इनको क्यों तैनात करते। देखिए, अदालतों की टिप्पणी पर हम बहुत गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि अदालत कुछ कहता है लेकिन जजमेंट में कुछ और लिखता है। अदालत ने अगर वहां रिएक्शन कर दिया तो आप लोग उसको लिख देते हैं अदालत ने फटकारा, डांटा। लेकिन आप जजमेंट पढ़ेंगे तो अदालत बिल्कुल कानून के हिसाब से जजमेंट लिखती है जी। ये सरकार के ऊपर है कि इस अधिकारी की कहाँ उपयोगिता को सिद्ध करें। मायावती की सरकार में तो ऐसे व्यक्ति ने सरकार चलाई जिसने IAS था, ना जिसके पास कोई डिग्री थी, उसको बैठाल कर पूरे प्रदेश की 5 साल सरकार चलाएगी, तब क्यों नहीं बोला कोई? उस समय टिप्पणियां क्यों नहीं आई? क्योंकि इस सरकार की व्यवस्था प्रजातंत्री डेमोक्रेसी की व्यवस्था है। चीफ सेक्रेटरी बाबू बना दिया जाए, पंचम तल डमी हो जाए, सारे अधिकारी चपरासी की तरह काम करें, एक ऐसे व्यक्ति के सामने जिसके पास कोई शक्ति न हो, जिसके पास कोई डिग्री न हो, तो तब किसी ने टिप्पणी नहीं की। और आज अगर इसे टिप्पणी करते तो मुझे लग रहा है कि ये दोहरा चरित्र है,
इसको मैं मीडिया का भी दोहरा चरित्र कहूंगा। लेकिन नरेश जी, टिप्पणियां आप मैं शशांक शेखर की बात कर रहे हैं, टिप्पणियां तब भी होती थी, तब भी ये सवाल उठता था कि शशांक शेखर संविधान से इतर जाके सत्ता का केंद्र क्यों बन गए। ये सवाल तब उठता था। हिम्मत आप लोगों ने थी, आप बोल देते, आप लोग घबराते थे, डर। मैंने उन लोगों को देखा है। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री अगर भय नहीं बनाए, हमारी सरकार में सबको बोलने की सुनता है। आज हर अधिकार वाला भी समझता मुख्यमंत्री हमारे हैं, हमें क्यों नहीं रोज मिलते हैं। तो ये भी है, धीरे धीरे ये भी आपको जो संडों में धीरे धीरे खत्म होगा। क्योंकि एक आप बिल्कुल ऐसी दूरी से 5 साल किसी से न मिल सके हो, और एक ऐसी सरकार में है जहां आप जब चाहें जिससे मिल लें, तो अंतर तो है दोनों में। और अगर डेमोक्रेसी जिंदा हो जाए तो ये सबसे बड़ी चीज तो प्रजातंत्र में डेमोक्रेसी जिंदा है। पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश में डेमोक्रेसी थी कहाँ? जनता बोल नहीं सकती थी, नेता बोल नहीं सकते थे, एमएलए एमपी की हैसियत नहीं थी, मंत्री चपरासी की तरीके से थे। तो उसको अगर आप लोग डेमोक्रेसी मान के अच्छी सरकार मान रहे हैं, तो मैं कहूँगा उससे अच्छी हमारी सरकार है। लाख इसमें कोई कमियां हो, लेकिन अगर डेमोक्रेसी जिंदा है, जनता को अपनी सरकार में बोलने की स्वतंत्रता है, तो वास्तव में यही डेमोक्रेसी है। और इसको अखिलेश को जिंदा रखना चाहिए, चाहे लोग जितनी बुराई करें, उसको अपने रास्ते पर चलना चाहिए। कुछ फैसले ऐसे हुए जो हुए और 24 से 72 घंटे के भीतर विड्रॉ हो गए। वो क्यों हुए और क्यों विड्रॉ हुए, उस पर कोई लॉजिक सामने नहीं आया फिर प्रदेश के। अब देखिए उनका निर्णय था, क्या हुआ, उन्होंने कैसे लिया। लेकिन हमने तो कहा है, अभी कलकत्ता में हमारी जो कार्यकारिणी की बैठक थी, मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा कि मुख्यमंत्री जी, आज के बाद जो निर्णय लीजिएगा बदलने के बाद, गलत लीजिएगा तो गलत ही मानिएगा, चलाइएगा। राजनीति में वो व्यक्ति होता है नेता जो अपनी बात को मनवाता है, जो अपनी लकीर खींचता है। राजनीति में वो व्यक्ति नेता नहीं होता जो दूसरों की लकीर पर चलता है। मैं तो हरदम कहता हूँ, लकीर मिटाओ मत, बड़ी लकीर खींचो। कोई तुमको मार नहीं सकता, कोई तुमको पा नहीं सकता। आपको नहीं लगता कि फैसले बदलने से इकबाल कमजोर होता है? एक संदेश जाता है, संदेश गया कुछ ऐसा, लेकिन आपको भविष्य में भी संदेश नहीं मिलेगा। आप थोड़ा दिन और वेट करिए, अब आपको अच्छे संदेश मिलने शुरू हो जाएंगे। सपा के भीतर से एक बात आई कि मुख्यमंत्री व्यक्तिगत तौर पर नहीं चाहते थे कि राजा भैया को मंत्रिमंडल में लिया जाए, लेकिन पार्टी का फैसला था, इसलिए उनको मानना पड़ा। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, क्योंकि आदरणीय नेताजी, मुख्यमंत्री जी, रामगोपाल जी सबने बैठ के नाम फाइनल करे, तो वहां पे जो नाम फाइनल हुए सबकी मर्जी से हुए। ये कहा जाए कि राजा भैया के नाम पे नहीं थे, मैं इसको उचित नहीं मानता हूँ, ना ये सही है। जो निर्णय हुआ था सबकी राय से। लेकिन फिर भी नरेश जी, एक परसेप्शन जो होता है ना पब्लिक का, भाई 2007 में जो सरकार थी मुलायम सिंह जी की, उस सरकार से इस सरकार में कुछ चीजें बेहतर होंगी, इसी उम्मीद पर वोट मिला, इसी वादे पर वोट मिला। और जनता के लिए सबसे पहले हम मानते कि 6 महीने में विकास जमीन पर नहीं उतर सकता। न तो नया बिजली उत्पादन हो सकता, ना फ्लाईओवर बन सकते, ना हाईवेज बन सकते 6 महीने में। सरकार की एक प्रक्रिया होती है, आप तो इतने वर्षों से मंत्री रहे, लेकिन कम से कम थाना चौकी कोतवाली दुरुस्त हो सकता है तत्काल। नहीं, मैंने आपसे कहा ना कि अभी 6 महीने हुए हैं, मुख्यमंत्री जी खुद इस बात को महसूस कर रहे हैं कि हमने 6 महीने में जितनी तेजी से इन चीजों को उतारना था, हम नहीं उतार भी पाए हैं। और हमने इसी बार 1 साल की बात की है कि नए मुख्यमंत्री जी को आप लोगों को तो बल्कि खुद ही प्रोत्साहित करना चाहिए। एक यंग हिंदुस्तान का सबसे कम उम्र का उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बने, यही सबसे बड़ी चीज है डेमोक्रेसी में। और वो यंग मुख्यमंत्री निर्णय लेने की अगर क्षमता रख रहा है और निर्णय लेने का प्रयास कर रहा है, तो मैं तो कहूँगा आप लोगों को और थोड़ा प्रोत्साहित करना है, जिससे और अच्छे जो आप चाहते हैं वो निकल के आए। और हम लोग तो सब पार्टी में इसी बात को सपोर्ट करते हैं। मैंने जब पहली बार कहा था कि मुख्यमंत्री अखिलेश को बनना चाहिए, तो पार्टी में बहुत से लोगों ने इसका बुरा माना, लेकिन मैंने उसकी चिंता नहीं की कौन बुरा मान रहा कौन नहीं मान रहा। मैं जानता था पार्टी के लिए जरूरी है, क्योंकि पार्टी के वास्तविक लीडर अखिलेश ही हो सकते हैं। उन्हें भी 40 साल तक समाजवादी पार्टी को चलानी है। तो मैंने इस मारे कहा था कि नेताजी को हम लोग केंद्र की राजनीति में ले जाना चाहिए। उस वक्त लोगों ने उस पर आपत्ति भी जताई थी, अलग अलग सुर थे। खुल के तो नहीं लोग बोले थे, लेकिन अंदर से आपत्ति आई थी। बहुत से लोग तो हमारे विरोधी भी इस पे हो गए, हमसे ज्वेलसी मांगने लगे। लेकिन नरेश ने इसकी कभी परवाह नहीं करी है। नरेश कभी ना इन चीजों की परवाह करते, जो पार्टी के हित में है। मैं हरदम खुल के उस बात को कहता हूँ, और मुझे प्रसन्नता है कि आज तक नेताजी ने मेरे लिए हुए निर्णय पे कभी कटाक्ष नहीं किया,
कभी मुझसे विरोध नहीं व्यक्त किया। मैंने आज तक जो कहा नेताजी ने या तो सुना या उसको लागू कराया। ये मुझे गर्व है कि मैंने अपने इस पार्टी में सारे निर्णय, सारी जो हमने सुझाव दिए वो सही माने हैं। नरेश जी, आप जिस भी पार्टी में रहते हैं, आपने अपनी पार्टी बनाई तब तो आप खुद ही मुखिया थे, बाकी आप जिस भी पार्टी में रहे उसमें आपकी कमोबेश यही स्थिति हो जाती है। देखिए, उतनी महत्वपूर्ण ऐसा नहीं है। हम कांग्रेस, ये जो कला है, ये कला नहीं थी जी। कांग्रेस अत्याचार की एक सीमा होती है। 80 से हम एमएलए हुए 97 तक कांग्रेस में। एमएलए हमारे साथ हमसे कहा गया तुमको सीएलपी लीडर नहीं बनाएंगे। आप बताइए 32 में 22 एमएलए खुल के कह रहे हैं कि साहब नरेश को नेता बनाना चाहिए, लेकिन कहा गया नहीं, इनको नहीं बनाया जाएगा। तो क्या किया जाता उस समय रिवोल्ट करने के अलावा कोई हमारे पास चारा नहीं रह गया था। और उसके बाद में बसपा में नहीं गया था, मैं समाजवादी पार्टी में गया था। 2002 में समाजवादी में रहा, 2002 में संघर्ष भी किया, 7 में भी रहा। लेकिन समाजवादी पार्टी में एक नई हस्ती जो थे, जो हर एक को धमकी दे देते थे, जिसको चाहते पार्टी से निकाल देते थे, जो अपने को पार्टी मुलायम सिंह से भी सुप्रीम समझते थे, मैं उनकी बातों से सहमत नहीं रहता था। आदरणीय जनेश्वर मिश्र जी के घर में 2 मीटिंग बुलाई गई थी। उन 2 मीटिंग में उन्होंने जिस तरह लोगों से व्यवहार किया, हर एक को धमकी दे रहे, तुम देखे कैसे पार्टी में रहोगे, तुम ये रहोगे। और मैंने वहां जो परिस्थितियां देखी, नेताजी चुप हो जाते थे, मैं नहीं माना, मैं बिगड़ गया। मैंने कहा तुम कौन होते हो, तुम्हारी हैसियत क्या है? नरेश है अपनी दम पे, तुम्हारी दम पे नहीं, तो मुझे क्या निकाल दो तुमको। उन्हीं के बाद परिस्थिति थी कि मुझे मजबूरी में जाना पड़ा। बहुत सारे लोग उस वक्त खिन्न होकर अलग हुए जी। और मैं जब गया, मैंने अपनी जबान से आज तक नेताजी या नेताजी के परिवार के खिलाफ कभी एक शब्द नहीं कहा। एसपी मायावती जी ने मुझसे कहा कि आप मुलायम सिंह जी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने साफ मना कर दिया, लेकिन वो हमारे नेता उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। मैं जिस शख्स के मारे छोड़ के आया हूँ उसके खिलाफ बताइए जो बोलूं, और मैं बोला और हरदम बोलता रहा हूँ, आज भी बोल रहा हूँ और बोलता रहूंगा, क्योंकि उस व्यक्ति को मैं राजनीति में कोड़ समझता हूँ। अच्छा, अभी बीच में कुछ खबरें ऐसी भी आई कि दिल्ली के जामा मस्जिद के शाही इमाम मध्यस्थता कर रहे हैं मुलायम सिंह और अमर सिंह के बीच में। ये सब बेकार है, ये अफवाह, कोरी अफवाह है, कोई प्रश्न ही नहीं उठता उनका। समाजवादी पार्टी, अमर सिंह की सपा में वापसी किसी सूरत में संभव नहीं, सूरत में कोई प्रश्न नहीं उठता। हम लोग इसका डट के विरोध करेंगे, किसी कीमत नहीं स्वीकार। लेकिन अभी बनारस में अमर सिंह जी ने मुलायम सिंह जी की बहुत तारीफ की। वो संकट बाबा विश्वनाथ का दर्शन करके निकले तो उनको ऐसा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ, उन्होंने मुलायम सिंह जी की ढेर सारी तारीफ की। तो कोई साधु महात्मा तो नहीं कि बड़े आशीर्वाद दे रहे हैं, उनकी तारीफ तो कोई बड़ा भारी तमगा मिल जाता है, बल्कि उनकी तारीफ को जनता बुरी मानती। हम तो कहेंगे वो गाली देते रहे तो और समाजवादी पार्टी पनपती रहेगी। तो चुनाव भर उन्होंने जितनी मुलायम सिंह को गाली देना थी दी, जितना समाजवादी पार्टी, लेकिन एक हृदय परिवर्तन फिर यहाँ तक व्यक्तिगत मुलायम सिंह जी के संबंध में जो शब्द कहे, एक साथी को कभी शोभा नहीं देते। जो जिसके साथ रहता है तो उस पर अगर व्यक्तिगत करे तो खुद नीचे देखता है, जनता उसको कभी अच्छा नहीं मानती। लेकिन अमर सिंह जी का फिर हृदय परिवर्तन कैसे दिख रहा है? छोड़िए किसका कहाँ परिवर्तन हुआ, गैर राजनीतिक व्यक्ति का हृदय कब परिवर्तित हो, कब बदल जाए, ये राजनीतिक व्यक्ति जानते, गैर राजनीतिक लोगों के लिए सब संभव नहीं है। नरेश जी, बसपा में आपका अनुभव कैसा रहा? बहुत खराब, जिंदगी में इससे गंदा अनुभव नहीं हो सकता है। मैंने तो अपने को बहुत बचा के रखा, बड़ा किनारे रखा। उस फैसले पर पछतावा है बसपा? 100% पछतावा है। और वो मैं समझूंगा 3-4 साल जो थे, मैं अपने को किनारे रखे, मैंने राजनीति में समझिए अंधेरे में अपने रख के मैं किनारे हो लिया कि वक्त आ गया तो मैं इस पर निर्णय ले लूंगा। ये तो अच्छा हुआ मायावती जी ने खुद ही उनको निकाल दिया, तो हम चले जाते, इसमें कौन सी नई बात थी। माया, आप बसपा को 3-4 साल तो देखा, उनके पराजय का अगर मैं कहूं कि एक कोई कारण नरेश अग्रवाल बताएं तो आप क्या कहेंगे? देखिए, अहंकार राजनीति में नहीं आना चाहिए, और राजनीति में जिसमें अहंकार आ जाए, जो डिक्टेटर हो जाए, वो राजनीति में नेता नहीं हो सकता। बस ये 2 चीजें मान लीजिए। राजनीतिक व्यक्ति को मीठा होना चाहिए, मिलनसार होना चाहिए, सबकी बात सुनना चाहिए। बहुत सी जगह पे हमें मजबूरी में अपने को पीछे खींचना पड़ता सही होने के बावजूद भी, तो राजनीति में बहुत सी परिस्थितियां थी, तो वो कोई गुण वहां नहीं थे, तो ये हो नहीं था वहां पे। जिस राज्य में जनता घुटन महसूस कर रहे हो, जिस राज्य में मुख्यमंत्री जिलों में जब दौरा करने जाए तो एमएलए एमपी को संदेश दे दिया जाए आप मिलने नहीं उनसे आएंगे,
जिस मोहल्ले में ले लिया जाए उस मोहल्ले में कर्फ्यू लगा दिया जाए, जनता मिल नहीं सकती, मुख्यमंत्री जी देखेंगे क्या हाल है और चले जाएंगे। ये डेमोक्रेसी कहाँ थी? हम तो इस बात को कहते थे कि ये जो हो रहा है ये अंत किया जा रहा है एक तरीके से। नहीं, फिर भी वोट में दोनों के बीच में सिर्फ लगभग 3% का फर्क है केवल। 3% बहुत होता है, तो 1% पे सत्ता पलट जाती है। नहीं, वो स्वाभाविक है, तो एक वोट से आदमी जीत और हार जाता है, लेकिन